हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञानी एडियो हब पे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने इकोनॉमिक्स का डे 2 का लेक्चर। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स डे 2 में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें अपने को यूनिट नंबर 1 हमने स्टार्ट किया था नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट्स वाला चैप्टर। और इस चैप्टर में हम लोग देखो बच्चों ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सर्कुलर फ्लो, रियल फ्लो, इकोनॉमी, हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म सेक्टर वगैरह वगैरह सब कुछ पढ़ चुके हैं हम लोग। ये जो टॉपिक्स मैंने अभी बताए ये सब कुछ हम लोगों ने अपनी कल की क्लास में कवर किया था। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से अगर नहीं देखा हो तो आप वहाँ से देख लें, उसके बाद इस वीडियो को स्टार्ट करें। ठीक है, ताकि आपके हर एक कंसेप्ट को हम स्मूथली क्या कर सके, आपके दिमाग के अंदर सेव कर सके उसको। तो देखो भाई, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपने इन टॉपिक्स के साथ। स्टॉक एंड फ्लो क्या होता है, फैक्ट्री इनकम, ट्रांसफर इनकम, नॉर्मल रेसिडेंट्स, डोमेस्टिक टेरिटरी, सिटीजनशिप, रेसिडेंशियलशिप, देन वी हैव टू स्टडी अबाउट द डेप्रिसिएशन एंड आवर लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास इज टाइप्स ऑफ गुड्स, कि गुड्स कितने टाइप के होते हैं। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हम किसके साथ, स्टॉक एंड फ्लो के साथ। तो बच्चों देखो, सबसे पहले आप लोग मुझे बताओ कि भैया ये जो स्टॉक होता है, स्टॉक क्या होता है, स्टॉक का मतलब क्या है भाई। तो बच्चे कहते हैं कि सर स्टॉक जो है ना, जो बच्चे होते हैं थोड़े खुरापाती, वो पता है क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि सर स्टॉक जो है ना, स्टॉक को हिंदी में माल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माल बोलते हैं। तो भैया बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे सेंस वो वाला नहीं है जो आप सोच रहे हो। ठीक है, तो देखो सिंपल है, स्टॉक का मतलब क्या है, स्टॉक का हिंदी मीनिंग होता है माल, और माल का मतलब है कि कोई भी जो भी हमारे आसपास सामान अवेलेबल है, चाहे कुछ भी हो, जरूरी नहीं कि वो बिजनेस के प्रोडक्ट से रिलेटेड है, जरूरी नहीं कि वो क्या कहते हैं किसी बिजनेस में जो भी हम सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड हो, कुछ भी हो सकता है। पॉपुलेशन भी हो सकती है, वाटर मतलब किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी को भी हम कह सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन की यूनिट्स को भी हम कह सकते हैं, किसी भी चीज को हम स्टॉक कह सकते हैं। तो स्टॉक का मतलब देखो सिंपल है कि स्टॉक हम किस चीज को कहते हैं, तो इट रेफर्स टू दोज वेरिएबल्स, की स्टॉक हम अपने उन वेरिएबल्स को, उन चीज़ों को कहते हैं विच कैन बी मेजर्ड, जिनको हम क्या कर सकते हैं बच्चों, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, उनकी काउंटिंग वगैरह कर सकते हैं। मेजर करते हैं कैसे, तो मेजर एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब जैसे ही देखा ना भाई, देखते ही बता दिया कि भाई क्या स्टॉक है कि नहीं है। ठीक है, जैसे फॉर एन एग्जांपल मान लो मैं रोड पे से टहलता जा रहा था, कई सारी दुकानें चालू हुई थी, तो दुकानें लगने स्टार्ट हुई थी। तो दुकान लगती हैं तो तुम्हें भी पता है उस टाइम पे स्टॉक उतना सारा तो वो रखते नहीं है, मतलब लाते रहते हैं अंदर से बाहर, पर बाहर में उतना स्टॉक हमें दिखता नहीं है। तो हमारा कमेंट सीधा क्या रहता है कि भाई बंदे के पास स्टॉक ही नहीं है। वही थोड़ी देर बाद आया, दुकान पूरी की पूरी लग गई, मतलब क्या भाई साहब स्टॉक है, स्टॉक है, मतलब क्या हो रहा है, देख रहे हो स्टॉक का जजमेंट हमने कब दिया, जैसे ही हमने देखा उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने जजमेंट दे दिया। इसलिए हम कहते हैं स्टॉक वो वेरिएबल है जिसे पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर सकते हैं। जैसे दुकान पे तुम मेरे आए, तुमने देखा 500 पैकेट पार्ले जी का है, मतलब सर के पास 500 पार्ले जी का स्टॉक है। तुम 2 घंटे के बाद आए, अब तुम्हें 20 ही पार्ले जी दिख रहे हैं, लेकिन तुम क्या कहोगे, सर के पास अब 20 पार्ले जी का स्टॉक था। दोनों टाइम पे आपने जिस क्वांटिटी को मेजर किया, उस क्वांटिटी को आपने बोला पर्टिकुलर, क्या कि स्टॉक पहले 500 था अब 20 है। तो जब आप 500 कब देखा आपने, जब आप 9 बजे आए थे तब आपने देखा 500, और जब आप 11 बजे आए तब आपने देखा कि भैया अब स्टॉक कितने का है, सिर्फ और सिर्फ 20 पैकेट का है। तो देखो हमने जब 9 से 11 का टाइम क्रॉस किया, थोड़ा टाइम बिताया, जब भी तो क्वांटिटी में चेंज हुई। ठीक है, और जो चेंज हुआ वो कैसा भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, मतलब जरूरी नहीं कि 500 से 20 हो जाए, हो सकता है 500 से 1020 हो जाते। तो क्वांटिटी पॉजिटिव वे में भी चेंज हो सकती है, नेगेटिव वे में भी चेंज हो सकती है, किसी भी वे में चेंज हो सकती है। तो फ्लो क्या होता है, तो फ्लो का मतलब है कि थोड़ा टाइम बिताने के बाद जो हमारे क्या कहते हैं प्रोडक्ट की क्वांटिटी में जो भी चेंज आया, उस चेंज को हम कहते हैं फ्लो। तो इसलिए कहा जाता है कि फ्लो कैसे मेजर करेंगे, तो फ्लो मतलब होता है इट रेफर्स टू दोज वेरिएबल्स, फ्लो हम उन चीज़ों को कहते हैं जिनको मेजर करने के लिए, विच कैन बी मेजर, जिनको मेजर किया जा सकता है। कब मेजर करते हैं, तो जब थोड़ा सा हमें टाइम बिताया, मतलब ग्रुप ऑफ सेकंड्स क्रॉस किए, जब ही जाके उनका मेजरमेंट किया जाता है। तो इट रेफर्स टू दैट वेरिएबल व्हिच कैन बी मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बच्चों बहुत ध्यान से आपने इन चीज़ों को रखना है।
देखो बहुत ज़रा सा फ़र्क है स्टॉक में और फ्लो में। स्टॉक में क्या है कि हम पर्टिकुलर पॉइंट की बात करते हैं और फ्लो में क्या है हम एक पीरियड की बात करते हैं। एक पीरियड के गुजर जाने के बाद जो चेंज आता है उसको हम कहते हैं फ्लो। बात आती है सर इससे रिलेटेड थोड़ा और मस्त मस्त बताओ ना, चीज़ बड़ी मस्त मस्त। तो देखो इसका मस्त मस्त चीज़ ये है जो एमसीक्यू में आ सकता है, पूछा जा सकता है कि कौन सा कंसेप्ट किस केस में फॉलो होता है। तो देखो इसमें स्टॉक जो है इसमें हम स्टैटिक कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। कौन सा कंसेप्ट है? स्टैटिक कंसेप्ट है। और फ्लो में जो है वो डायनामिक कंसेप्ट को फॉलो किया जाता है। स्टैटिक कंसेप्ट और डायनामिक कंसेप्ट क्या है? तो देखो स्टैटिक का मतलब सिंपल है कि इसमें हमने जैसे बोला कि 9 बजे सर की दुकान पे 500 पार्ले जी का पैकेट था, तो चाहे 10 साल भी बीत जाएंगे ना, 10 साल बाद भी कोई भी बंदा जब आपस में बात करेगा तो क्या कहेगा कि भाई 9 बजे के टाइम पे तो 500 पार्ले जी का स्टॉक रहता है सर के पास। स्टेटमेंट चेंज नहीं होगी, स्टेटमेंट फिक्स रहती है क्योंकि वो उस पर्टिकुलर टाइम से रिलेटेड है। जैसे दूसरा एग्जांपल इसका भाई 1986 में मान लो इंडिया के अंदर 150 बच्चे एक दिन में पैदा हो गए थे। तो तुम कभी भी अगर 1986 के उस दिन की बात करोगे तो तुम क्या कहोगे कि भैया 150 हुए थे, 150 से 151 155 हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उस दिन इतने ही हुए थे, तो वो स्टेटमेंट चेंज नहीं हो सकती। दैट्स व्हाई इट इज ए स्टैटिक कंसेप्ट। और फ्लो का क्या होता है? तो फ्लो का मतलब है कि मान लो जैसे बात की जा रही है कि पूरे 2021 में कितने बच्चे पैदा हुए, तो भाई जरूरी थोड़ी ना है कि भाई 2020 में अगर 1500 बच्चे पैदा हुए तो 21 में 1500 ही होंगे, बढ़ भी सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, मतलब चेंज हो सकता है। दैट्स वहाँ डायनामिक कंसेप्ट फॉलो होता है। तो आई होप स्टॉक एंड फ्लो आपका क्लियर हुआ। बाकी कोई भी कन्फ्यूज़न है, डाउट है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं जल्दी, ठीक है। हम उसके ऊपर फिर दोबारा वीडियो बना देंगे, डाउट्स वगैरह क्लियर करवा देंगे आपके, ठीक है बच्चों। अब देखो भाई, अब हम बढ़ते हैं कहाँ? अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पे। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था वो हमारा सेकंड टॉपिक क्या है? फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम किसको कहते हैं सर? तो देखो फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम क्या है? देखो फैक्टर का मतलब होता है क्या? फैक्टर इनकम का मतलब दोनों के दोनों इनकम है, मतलब पैसा आ रहा है आपके पास, दिक्कत मत लो, पैसा आएगा। लेकिन फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम जो होता है उसमें हमारा क्या सीन रहता है? तो फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम में हमारे सीन ये रहता है, फैक्टर इनकम हमारे पास कब आती है? मतलब फैक्टर इनकम मतलब दैट इनकम, हमारी वो वाली कमाई जो कमाई हमें कब मिलेगी? जब हम बदले में कुछ देंगे, चाहे कुछ भी सर्विस दो, कुछ भी प्रोडक्ट दो, पर बदले में आपने कुछ देना पड़ेगा। एक हाथ से दो और एक हाथ से लो, तो जो कमाई होती है उसको हम कहते हैं फैक्टर इनकम। मतलब दैट इनकम विच इज जनरेटेड बाय प्रोवाइडिंग, वो इनकम जिस इनकम को हम कमाते हैं, कैसे कमाते हैं? तो देते हैं हम, क्या देते हैं? सर्विस देते हैं, प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज। वो इनकम जिस इनकम को फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करने के बाद अर्न किया जाए उसको हम कहते हैं क्या? उसको हम कहते हैं फैक्टर इनकम। और ट्रांसफ़र इनकम क्या होती है? तो ट्रांसफ़र इनकम हमारी वो वाली इनकम होती है जिसमें हमें कोई सर्विस देने की ज़रूरत नहीं है। मतलब दैट इनकम इन विच, ये वो हमारी इनकम होती है जिस इनकम के अंदर प्रोवाइडिंग सर्विस इज नॉट कंपलसरी, कि इसमें सर्विस देना कंपलसरी नहीं होता। जैसे चाचा मामा के यहाँ जाते हैं, भाई काम करवाते भी और नहीं भी करवाते, करवाए चाहे ना करवाए, जब लेकिन आप अपने चाचा मामा किसी भी रिश्तेदार के यहाँ से जब वापस आते हैं तो आते टाइम वो चुपके से आपको 50 का 100 का 500 का नोट अपने अपने हिसाब से वो पकड़ा देते, कुछ 10 रुपये ही पकड़ाते हो, पर कुछ ना कुछ तो वो पैसे आपको देते हैं। मतलब कि फैक्टर इनकम, जो ट्रांसफ़र इनकम होती है वो इनकम कौन सी होती है? जिसमें हमें कोई सर्विस करने की ज़रूरत ही नहीं होती, इसमें प्रोवाइडिंग सर्विस जो है वो कंपलसरी नहीं होता। अब जैसे देखो फॉर एन एग्जाम्पल क्या है कि भैया जैसे मान लो तुमने सर्विस दी, नौकरी करी, तो भाई तुम्हारे पास जो भी इनकम आएगी उस इनकम को हम क्या कहते हैं? तुमने मेरे पास नौकरी करी तो मैं तुम्हें क्या दूंगा? सैलरी दूंगा। अगर तुम दिहाड़ी पे आए तो मैं तुम्हें वेजेस दूंगा। अगर मान लो तुम मेरे को पढ़ा रहे हो या तुम किसी तरीके के डॉक्टर लॉयर वगैरह हो तो मैं तुम्हें फीस दूंगा। तो इस तरीके से की जो इनकम होती है उसको हम कहते हैं फैक्टर इनकम। मैंने तुम्हारा लैंड यूज किया, रेंट दूंगा, वो क्या हुआ? फैक्टर इनकम। ट्रांसफ़र इनकम क्या होता है? तो कोई भी गिफ्ट मिला, जैसे मान लो तुम लोगों ने क्या किया, हमारे ज्ञानी ऑडियो हब के क्या किया, ज्ञानी ऑडियो हब पे जो टेस्ट हमने अनाउंस किया था उस टेस्ट में तुम्हारे मार्क्स अच्छा है तो तुम्हें हमने 500 रुपये की स्कॉलरशिप या 500 रुपये का गिफ्ट वाउचर दे दिया, है ना। तो वो सब होता है क्या? वो होता है हमारा ट्रांसफ़र इनकम। मतलब उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपने काम करना पड़ेगा, बिना काम करे भी हमें एक्स्ट्रा पैसे मिल जाते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और है, देखो क्या है कि जो फैक्टर इनकम होता है ना बच्चों, फैक्टर इनकम एक 2 साइडेड प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है? 2 साइडेड प्रोसेस। मतलब एक तरफ से सर्विस दो,
तभी दूसरी तरफ से पैसा मिलेगा। जैसे मान लो तुम अगर मेरे यहाँ जॉब करते हो तो जब तक तुम जॉब नहीं करोगे तब तक मैं पैसा नहीं दूंगा, और जब तुम जॉब करोगे तब मैं तुम्हें पैसा दूंगा। मतलब एक हाथ दो एक हाथ लो। लेकिन जो ट्रांसफर इनकम होती है ये वन साइडेड होती है, मतलब इसमें एक तरफा। जैसे एक तरफा क्या होता है कि एक तरफ से होता है, जैसे मामा ने हमें दिया, हम उन्हें वापस रिटर्न में नहीं देते क्योंकि हम तो छोटे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब वन साइडेड इनकम। या तुमने टेस्ट में दिया, टेस्ट में तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ गए तो हमने तुम्हें गिफ्ट दिया, भाई हमारी तरफ से गया, तुमने थोड़ी ना हमारे को बदले में कुछ दिया है कि नहीं। तो इसलिए हम इसको कहते हैं वन साइडेड इनकम। तो फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम भी हमारा यहीं पे होता है ख़त्म। बाकी कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो, दिक्कत हो, तुरंत नीचे कमेंट कर दो, तुरंत ही ऑन द स्पॉट। उसके बाद हम आपको आपके उन कन्फ्यूज़न और उन डाउट्स वगैरह को क्लियर करवाएंगे, ठीक है। और बाकी मैं एक बहुत बड़ी चीज़ अनाउंस करने वाला हूँ, हो सकता है मैं भी आज ही कर दूँ, पर आज नहीं होगा। तो बच्चों देखो भाई, हमने क्या क्या पढ़ लिया। तो हमने अपने नेशनल इनकम से रिलेटेड चैप्टर में पढ़ लिया इकोनॉमी, इकोनॉमी के टाइप, इकोनॉमी के सेक्टर, इकोनॉमी का फ्लो, और फ्लो कितने कितने टाइप के होते हैं वो सभी चीज़ें पढ़ ली। फ्लो में से पैसा निकला तो क्या कहेंगे, इंजेक्ट, लीकेज कहेंगे। पैसा आया तो उसको हम कहते हैं क्या, इंजेक्शन। और फिर हमने पढ़ा है स्टॉक क्या होता है, फ्लो क्या होता है, फैक्टर इनकम क्या होता है, ट्रांसफर इनकम क्या होता है, सब चीजें हमने पढ़ ली। अब हमने पढ़ना है अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम क्या है। तो भैया इसका नाम है नॉर्मल रेसिडेंट्स। क्या है, नॉर्मल रेसिडेंट्स। और दूसरा जो हमने साथ के साथ पढ़ना है उसका नाम क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी। तो पहले तो दोनों का समझो मतलब, और इस मतलब को समझते ही तुम्हें बता रहा हूं जिंदगी में कभी इस टॉपिक में डाउट नहीं होगा। ये ऐसा टॉपिक है एकमात्र जो अधिकतर बच्चों को याद ही नहीं रहता है, बेचारे रट्टा मारते हैं, पर यहाँ पे आपको बहुत ही आसान तरीके से बताया जाए। ठीक है भाई, सबसे पहले हमारा आता है क्या, नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब क्या है, सबको पता है। नॉर्मल मतलब कि कोई भी नॉर्मल है, मतलब कि अनुकूल है, उसके हिसाब से सभी की सभी चीजें नॉर्मल ही है, मतलब उसके लिए ठीक ठाक सिस्टम। रेसिडेंट्स का मतलब क्या होता है, रेसिडेंट्स का मतलब होता है रहने वाला। तो नॉर्मल रेसिडेंट्स का मतलब हम सिंपल कह सकते हैं कि जो नॉर्मल हमारी कंट्री का रहने वाला है वो हमारा क्या है, नॉर्मल रेसिडेंट्स। मतलब जो हमारी कंट्री का है, हमारी कंट्री के अंदर रहता है, हमारी कंट्री का खाता है पीता है, भैया वो कौन होगा, नॉर्मल रेसिडेंट्स होगा हमारी कंट्री का, है भाई। तो नॉर्मल रेसिडेंट्स का मतलब देखो बहुत ज्यादा सिंपल वे में, नॉर्मल रेसिडेंट्स हम किसको कहते हैं, तो इट रेफर्स टू दोज पर्सन्स, कि हम नॉर्मल रेसिडेंट्स उन पर्सन को कहते हैं हु रिसाइड्स, जो रह रहे हैं इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द कंट्री। इनसाइड रहे चाहे अंदर रहे चाहे बाहर रहे, किस चीज के, ऑफ जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ कंट्री, कि कंट्री की बाउंड्री के अंदर रहे चाहे कंट्री की बाउंड्री के बाहर रहे, बट उनका जो इकोनॉमिकल इंटरेस्ट है, इकोनॉमिकल इंटरेस्ट जो है वो कंट्री के अंदर ही लाई करता है, बट देयर इकोनॉमिकल इंटरेस्ट लाइज इनसाइड द कंट्री। मतलब भैया पैसा कमाना, खर्चा करना सब हमारी कंट्री में। मान लो मैं यहाँ से अमेरिका चला गया कुछ दिन के लिए, भाई वहाँ के लोगों को मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, उन्होंने मुझे वहाँ बुला लिया कि भैया आप यहाँ के कौन सी यूनिवर्सिटी में, कौन सी जो भी वहाँ के सबसे बढ़िया है, पता नहीं मुझे क्या नाम है क्योंकि इतना मैं बाहर का जानता नहीं कुछ भी, ठीक है। तो देखो क्या है कि वहाँ के यूनिवर्सिटी में मुझको पढ़ाने के लिए बोला गया कि सर आप यहाँ पर आकर के आप क्या कहते हैं लेक्चर वगैरह दीजिए। मैं गया लेक्चर वगैरह देने के लिए, पर मैं जो गया मैं वहाँ रहने के लिए थोड़ी गया, बस मैं ऐसे ही गया था वहाँ पे, थोड़ी देर के लिए गया फिर मैं वापस आ गया। तो नॉर्मल रेसिडेंट्स का मतलब सिंपल है कि मेरे जैसे लोग जो चाहे कंट्री के अंदर रहे चाहे कंट्री के बाहर रहें, लेकिन उनका जो भी खाना खजाना खर्चा पानी सब कुछ भी होता है, जो कुछ भी उनका इकोनॉमिकल इंटरेस्ट है वो कहाँ लाई करता है, वो लाई करता है अगर कंट्री के अंदर, तो उनको हम कहते हैं नॉर्मल रेसिडेंट्स। क्या कहते हैं उनको, नॉर्मल रेसिडेंट्स कहते हैं। लेकिन कहा जाता है एक्सेप्ट, इसमें हम छोड़ के चलते हैं, किसको छोड़ के चलते हैं, तो एक्सेप्ट उन लोगों को, दोज पर्सन्स, उन लोगों को हम छोड़ के चलते हैं हु रिसाइड आउटसाइड ऑफ कंट्री, जो कंट्री के बाहर रह रहा है, और कैसे रह रहा है, फॉर मोर देन 1 ईयर, मतलब 1 साल से ज़्यादा के लिए जो रह रहा है। देख रहे, ये दिख नहीं रहा होगा आप लोग को, वापस से मैं लिखूंगा यहाँ पे। देखो सिंपल है कि एक्सेप्ट किसको छोड़ के हम कहते हैं, तो हम एक्सेप्ट छोड़ देते हैं किसको, आउटसाइड, मतलब कि जो कंट्री का सिटीजन है, सिटीजन रिसाइड आउटसाइड फॉर
मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा अगर किसी को हो गया भैया बाहर, तो हम उसको नॉर्मल रेसिडेंट्स नहीं कहते। जिनको बाहर अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ है उनको हम नॉर्मल रेसिडेंट्स कहते हैं। तो नॉर्मल रेसिडेंट्स का मतलब सिंपल वो सभी के सभी लोग जिनका जो कंट्री के अंदर हो चाहे कंट्री के बाहर हो, लेकिन अगर उनका इकोनॉमिकल इंटरेस्ट मतलब कि उन्हें अभी बाहर 1 साल पूरा नहीं हुआ है, तो उनको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल रेसिडेंट्स कहते हैं। फिर बात आती है डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है सर? तो डोमेस्टिक टेरिटरी में वो लोग आते हैं जो कंट्री की बाउंड्री के अंदर ही रहते हैं, चाहे वो कंट्री के अंदर का हो चाहे बाहर का हो, कंट्री के अंदर है और इनका इकोनॉमिकल इंटरेस्ट भी कंट्री के अंदर लाई करता है, तो उसको हम कहते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, तो देखो सिंपल है कि इट रेफर्स टू दोज पर्सन्स, कि इसमें मेनली हम सिर्फ और सिर्फ उनको कहते हैं, इसमें इनसाइडर और आउटसाइडर दोनों थे, इसमें नहीं है। इसमें कहा गया है कि ये वो पर्सन होते हैं हु रिसाइड्स, जो रह रहे हैं इनसाइड द जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ कंट्री, कि जो जियोग्राफिकल बाउंड्री जो है हमारी कंट्री की जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर रह रहे हैं, एंड देयर इकोनॉमिकल इंटरेस्ट, कि उनका जो इकोनॉमिकल इंटरेस्ट है, इकोनॉमिकल इंटरेस्ट जो है लाइज इनसाइड द कंट्री, कि उनका इकोनॉमिकल इंटरेस्ट हमारी कंट्री के अंदर लाइज इनसाइड द कंट्री, हमारी कंट्री के अंदर ही लाई करता है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, इसमें इंक्लूड किसको किया जाता है? तो इंक्लूड करते हैं हम किसको? कोई भी आउटसाइडर, मतलब जो बाहर से हमारी कंट्री में आया है लेकिन वो हमारी कंट्री में रिसाइड कर चुका, रह चुका, कितना? तो मोर देन 1 ईयर, अगर वो 1 साल से ज़्यादा हमारी कंट्री में रह चुका कॉन्टिन्यूसली, तो हम उसको क्या कहते हैं? उसको हम डोमेस्टिक टेरिटरी कहते हैं। इसके अलावा हमारी कंट्री के जो भी शिप्स है या एयरक्राफ्ट है, या फिर जो भी हमारे शिप्स है, एयरक्राफ्ट है, मिलिट्री है, ठीक है, मिलिट्री हो गया, या मान लो जो भी हमारा क्या कहते हैं, जो हमारी इंडिया की बाहर में होती है एम्बेसी, एम्बेसीज हैं, या मान लो फिश क्या कहते हैं ऑयल माइंस है, ऑयल माइंस, या फिर फिश क्या कहते हैं फिशिंग करने के लिए जो हम जाते हैं नदी वगैरह में, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, देखो ये सब चीज़ें अगर ऑपरेटेड बाय आवर कंट्री या ओन कंट्री, मतलब हमारी कंट्री के द्वारा अगर ऑपरेट हो रहा है तो वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। बेशक वो इंग्लैंड की नदियों में डोल ले, पर भैया इंडिया में अगर उसकी कमाई, मतलब इंडिया के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है उसको, तो हम उसको भी क्या मानते हैं? डोमेस्टिक टेरिटरी मानते हैं। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर, हवा के अंदर कोई भी कंट्री का जियोग्राफिकल बाउंड्री नहीं बनाया जा सकता, वो बिल्कुल खुला आसमान, खुली नदियाँ हैं, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि वहाँ पे जिस कंट्री के द्वारा ऑपरेट की गई कैनल, शिप्स, एयरक्राफ्ट वगैरह रहेंगी, वो उसी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर मानी जाएगी। तो देखो सिंपल आसान भाषा में क्लियर, नॉर्मल रेसिडेंट्स कौन सा? जो भैया हमारे देश का है, चाहे अंदर है चाहे बाहर है, पर है किसका? हमारे देश का। ये बाहर चला भी गया तो 1 साल से कम टाइम हुआ है अगर उसको बाहर, तो वो हमारा नॉर्मल रेसिडेंट्स कहलाएगा। और डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब हमारी कंट्री के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, चाहे हमारी कंट्री के हो चाहे कंट्री के बाहर के हो, कंट्री के बाहर से जो आया है उसको जैसे ही 1 साल हो जाएगा तब हम उसको भी अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड करेंगे। इसके अलावा हमारी कंट्री के द्वारा ऑपरेट किया गया शिप, एयरक्राफ्ट, एम्बेसी, आर्मी, फिशिंग माइंस, ऑयल माइंस, ये सब चीज़ें भी क्या कहलाती है? हमारी कंट्री की ही डोमेस्टिक टेरिटरी में आती है। तो इसी के साथ बच्चों हमारा खत्म होता है नॉर्मल रेसिडेंट्स एंड डोमेस्टिक टेरिटरी का टॉपिक, और अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट पे जिसका नाम है सिटीजनशिप, रेसिडेंशियलशिप एंड टाइप्स ऑफ गुड्स। ठीक है, तो देखो बच्चों अभी तक जो हमने पढ़ा है बिल्कुल थ्योरी पोर्शन था, ठीक है। अब जो हम आगे पढ़ने वाले हैं बहुत ज़्यादा छोटे छोटे टॉपिक्स है, तो ठीक है अभी तक वीडियो अगर आपने देखी है तो आगे भी थोड़ा सा देखें, बस 5 मिनट आपके लगेंगे और 5 मिनट बाद आपके सारे टॉपिक खत्म, और इस टॉपिक के साथ ही नेशनल इनकम से रिलेटेड जो भी आपने बकवास थ्योरी पढ़नी है ना सब खत्म हो जाएगा। फिर हम बस सीधा कैलकुलेशन वगैरह पे बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो देखो भाई नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? तो भैया नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, क्या है नेक्स्ट टॉपिक बताओ? सिटीजनशिप एंड रेसिडेंशियलशिप। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या? 4th टॉपिक हमारा है सिटीजनशिप क्या है और रेसिडेंशियलशिप क्या है। तो भैया देखो ये कुछ भी नहीं है,
सिटीजनशिप का मतलब सबको पता है कि भाई अगर हम उस देश के नागरिक हैं तो हमारे पास वहाँ का सिटीजनशिप वाला राइट है। राइट कौन सा वाला? तो राइट जिस राइट से हम कह सकते हैं क्या कि हम ओरिजिनली उसी कंट्री से बिलोंग करते हैं, हम उसी कंट्री के हैं। और रेसिडेंशियलशिप का मतलब क्या होता है कि हम उस कंट्री के हैं नहीं, पर हम अभी टेम्पररी पर्पज से हम अभी उस कंट्री में रह रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं क्या? रेसिडेंशियलशिप। बात आती है कि सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आएगा, तो बेटा इससे रिलेटेड बस ये पूछा जा सकता है कि कौन सा क्या राइट है, तो आपने कहना है सिटीजनशिप वो राइट है जिस राइट के द्वारा बता सकते हैं हम कि हम ओरिजिनली उस कंट्री से बिलोंग करते हैं। रेसिडेंशियलशिप में क्या होता है कि हम टेम्पररी किसी दूसरी कंट्री से इस कंट्री में आए। बात आती है कि ये राइट हमें मिलते कैसे, तो देखो भाई सिटीजनशिप का जो राइट होता है, सिटीजनशिप का जो राइट होता है, ये राइट हमें दो ही केस में मिल सकता है। कौन कौन से केस में? तो एक तो हमारा है भैया बर्थ राइट कि अगर आप पैदा हुए हो तब आपको सिटीजनशिप मिल सकती है, और दूसरा या तो आपने वहाँ के किसी बंदे या बंदी से शादी कर ली तब आपको वहाँ की सिटीजनशिप मिलती है। जैसे मान लो कि मैं नहीं गया, तुम गए कहाँ? यूक्लैंड गए, यूक्लैंड में गए, यूक्लैंड की लड़की पसंद आ गई, शादी कर ली, तो अब तुम्हें भी वहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। अब जो मैंने बर्थ राइट बोला है, बर्थ राइट में मुझसे पिछली बार जब मैंने वीडियो डाली थी तो एक बच्चे ने मुझसे पूछा था और उसका क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया लगा मुझे। क्वेश्चन ये पूछा उसने कि सर आपने बोला कि जो जिस कंट्री में बर्थ लेता है उसको वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाती है। अब मान लो कोई बंदा एयरप्लेन में गया अपनी वाइफ के साथ और उसके एयरप्लेन में ही बच्चा हो गया, मतलब हवा में बच्चा हो गया, उनके हवा में थे एयरप्लेन में उनके बच्चा हो गया, तो अब ये बताओ उस बच्चे को कहाँ की सिटीजनशिप मिलेगी? तो देखो भाई अगर कोई ऐसा केस आता है तो इसको बड़े ध्यान से आपने सुनना है। देखो क्या है कि बच्चा यहाँ से बैठा इंडिया, वो मतलब लेडी यहाँ से बैठी इंडिया से एयरप्लेन में, उनके बच्चा हो गया, तो अब वो एयरप्लेन जहाँ भी लैंड करेगा वो वहाँ की सिटीजनशिप भी ले सकता है। मतलब जैसे अमेरिका में लैंड कर रहा था एयरप्लेन तो वो अमेरिका की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है क्योंकि उसका जन्म माना जाएगा कि अमेरिका में हुआ है। ठीक है। और रेसिडेंशियलशिप देखो कौन सा राइट है, तो रेसिडेंशियलशिप तो टुच्चा सा राइट है। कैसा राइट है कि आप अगर किसी भी कंट्री में गए और आप 1 साल से ज्यादा वहां स्टे कर चुके, रिसाइड कर चुके, रह चुके हो 1 साल से ज्यादा, तो ऑटोमेटिकली आपको क्या मिल जाएगी? वहां की रेसिडेंशियलशिप मिल जाएगी। तो इसी के साथ हमारा सिटीजनशिप और रेसिडेंशियलशिप भी खत्म। तुम्हारे भी कुछ ऊट पटांग क्वेश्चन हो मस्त मस्त से तो पूछ सकते हो आप लोग कमेंट करके। ठीक है। अब देखो भाई, अब हमारा लास्ट पॉइंट जो हमारा है, लास्ट टॉपिक हमारा, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट है, जिसको हम कहते हैं क्या? डेप्रिसिएशन। क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो हमारा होता है बच्चों, डेप्रिसिएशन हमारा क्या होता है? तो आप लोगों ने कक्षा 11वीं की क्लास में अकाउंटेंसी पढ़ते टाइम पे चैप्टर नंबर 14 पढ़ा था डेप्रिसिएशन। तो वहाँ बच्चों ने क्या पढ़ा कि सर डेप्रिसिएशन कुछ नहीं होता, डेप्रिसिएशन बस एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू घट गई तो डेप्रिसिएशन। तो वही सेम टू सेम चीज़ यहाँ पे भी हम बोलेंगे कि देखो डेप्रिसिएशन क्या है, तो कुछ भी नहीं है सर। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? तो इट रेफर्स टू फॉल इन वैल्यू, कि जब हमारी वैल्यू घट जाए किस चीज़ की? ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। किसी भी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू अगर घट जाती है किस वजह से? तो ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, कि हम नॉर्मल उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और रख रहे हैं, या खरीद लिया, खरीदने के बाद टाइम बीत गया। जैसे मान लो तुमने मोबाइल फ़ोन खरीद लिया, आज कुछ नहीं करा, छेड़ा भी नहीं, डब्बा पैक था, 1 महीने बाद फिर तुम वापस जाओगे दुकानदार को करने भी, तब भी मतलब जिस दुकान से तुमने लिया उसके पास भी अगर तुम वापस करने जाते हो तो वो सेम रेट पे तुम्हें वापस करेगा नहीं, वो कुछ ना कुछ पैसे कम कर लेता, मतलब वैल्यू घट गई नॉर्मल वियर एंड टियर की वजह से, या टाइम बीतने की वजह से, या फिर किसी भी ऑब्सोलेंस, मतलब कोई घटना हो गई, आपसे फ़ोन गिर गया, हाथ से फिसल गया, ठीक है, या कोई भी सामान लेके जा रहे थे, ड्यू टू मिसकैरेज गिर गया, तो क्या कहते हैं? वैल्यू घट जाती है, और उसी घटी हुई वैल्यू को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। अब बच्चों का सवाल आता है कि सर ये जो डेप्रिसिएशन है, इस डेप्रिसिएशन के कारण क्या हैं? तो बच्चों देखो डेप्रिसिएशन के हमारे 2 कारण हैं। क्या है? 2 कारण है। कौन कौन से? तो वो 2 कारण इधर बताऊंगा थोड़े से फैंसी से स्टाइल में। देखो डेप्रिसिएशन के 2 कारण हैं। कौन कौन से कारण है? तो 2 हैं हमारे। एक को हम कहते हैं एक्सपेक्टेड, मतलब जिसके बारे में हमें पता होता है, हमें पहले से पता है कि हाँ हमारे सामान की वैल्यू घटेगी, और दूसरा होता है अनएक्सपेक्टेड, मतलब जिसके बारे में पता तो है, वैसे तो सबको पता है, पर कोई ये चीज़ सोच के नहीं चलता। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के बारे में कोई सोच के नहीं चलता है। तो देखो भाई एक्सपेक्टेड फैक्टर में हमारे क्या क्या आता है? एक्सपेक्टेड फैक्टर में हमारे आता है
नॉर्मल वियर एंड टियर, मतलब सबको पता है कि भैया उन्होंने कोई सामान खरीदा है और खरीदने के बाद उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे तुमने मोबाइल फ़ोन खरीदा, फ़ोन खरीद रहे हो, रख रहे हो, खरीद रहे हो, रख रहे हो, टी शर्ट खरीदी, टी शर्ट पहन रहे हो और उतार के रख रहे हो, धो रहे हो, पहन रहे हो, उतार के रख रहे हो, तो क्या हो गया कि उस पर एक मतलब कह सकते हैं सेकेंड हैंड वाला टैग लग गया और जिसकी वजह से उसकी वैल्यू घट जाती है। दूसरा हमारा एक्सपेक्टेड में क्या आता है, जो भी हमने डेफिनेशन के साथ पढ़ा, पासेज ऑफ टाइम, कि भैया टाइम बीत गया तो वैल्यू तो घटी जानी है। तुमने आज कोई सी भी चीज़ खरीदी, 2 साल तक यूज़ नहीं कर रहे, फिर भी सामान को कर रहे हो, तो क्या आएगा, उसकी वैल्यू घटी जानी है। तीसरा, हमें पता होता है कि अगर हम सामान के साथ लापरवाही करेंगे, मतलब ऑब्सेलेंस वाला सीन जो रहता है, तो हमें पता है कि भैया अगर ऑब्सेलेंस वाला सीन हुआ तो वैल्यू घटनी। तो ये 3 चीज़ें हमें पता होती है, जिस वजह से हम बिल्कुल सतर्कता के साथ सामान का इस्तेमाल करते हैं। बात आती है सर ये अनएक्सपेक्टेड फैक्टर क्या है, तो देखो अनएक्सपेक्टेड में हमारे 2 कारण है। पहला तो है हमारा ह्यूमन कॉज, क्या है, ह्यूमन कॉज, इंसान वाला कारण। दूसरा जो हमारा है वो है हमारा नेचुरल कॉज। कौन सा कारण है, प्राकृतिक, जिसको हम एक्ट ऑफ गॉड भी कहते हैं। ह्यूमन कॉज में क्या है कि जस्ट सपोज दैट मैं यहाँ पे तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाते पढ़ाते मैं एक बच्चे को डाउट था, उसको मैंने पास में बुलाया, मैंने उसको बुलाने के बाद मैंने बोला कि हाँ भाई बताओ डाउट क्या। अब मेरे टेबल पे मेरा बटुआ भी रखा था और फोन भी रखा हुआ था। उसने क्या किया, भाई साहब चुपचाप, जैसे मेरा ध्यान कहीं और गया, उसने एक हाथ मारा और फोन गायब। तो मेरे फोन की वैल्यू घट गई कि नहीं घट गई, तो घटने का कारण क्या है, घटने का कारण है इंसान, मतलब हमारे ह्यूमन कॉज में क्या आता है, तो जैसे थेफ्ट, रॉबरी, कुछ ऐसा अगर होता है तो वो हमारा ह्यूमन कॉज कहलाता है। और नेचुरल कॉज मतलब प्रकृति ने जो किया, जैसे आंधी तूफान, भूकंप, साइक्लोन कुछ हो गया, तो उस वजह से हमारे सामान की वैल्यू घट जाती है, खराब हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों हमारे डेप्रिसिएशन के कारण थे। अब लास्ट एंड फाइनल इंपॉर्टेंट चीज ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है बच्चों, कि हमारा जो डेप्रिसिएशन आता है जब ये हमारा एक खतरनाक प्राणी के साथ आता है। खतरनाक प्राणी मतलब व्हेन इट कम विद क्वेश्चन, कि ये क्वेश्चन के साथ में जब हमारे पास में आता है तो अपने अलग अलग नाम से आता है, ताकि हम इस अपने अलग अलग नाम से आता है ताकि हम क्या कर सकें, हम इसे पहचान नहीं सके। तो इसके अदर नेम्स क्या हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो देखो भाई, डेप्रिसिएशन के 4 अलग अलग नाम है। क्या नाम है, 4 अलग अलग नाम। क्या क्या, तो पहला नाम है कैपिटल कंजम्पशन अलावेंसेस। क्या नाम है, कैपिटल कंजम्पशन अलावेंसेस। दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। क्या नाम है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तीसरा नाम इसका क्या है, करंट रिप्लेसमेंट, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, मतलब इस नाम से भी हमारे क्वेश्चन में आ सकता है। और लास्ट हमारा आ सकता है किस नाम से, तो यूज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कि भैया हमारा फिक्स्ड एसेट्स हमने कितना इस्तेमाल किया। तो ये जो हमारा डेप्रिसिएशन नाम के भाई साहब है, ये बहरूपिया बन के आते हैं क्वेश्चन में, कितने नाम से, 4 नाम से। कैपिटल कंजम्पशन अलावेंसेस, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट के नाम से। किस नाम से, तो करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट के नाम से भी आ जाते हैं। और लास्ट हमारा आता है किस नाम से, यूज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो ये 4 डिफरेंट नेम है किसके, हमारे डेप्रिसिएशन के, ठीक है। तो आई होप आप सभी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं हुई होगी, आपको सभी चीज़ें क्लियर होंगी। बाकी डाउट वाउट कुछ भी है तुरंत कमेंट करें और डाउट्स को ख़त्म करें। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने लास्ट टॉपिक को, टाइप ऑफ गुड्स को। या एक काम करते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया, आई होप, मुझे लग रहा है कि हो सकता है मैं भी आप सभी बोर हो गए हो, तो इसलिए उस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं। आज हमने सिर्फ और सिर्फ अपने 5 टॉपिक पढ़े हैं। कौन कौन से, स्टॉक फ्लो, फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम, नॉर्मल रेसिडेंट्स, डोमेस्टिक टेरिटरी, उसके बाद सिटीजनशिप, रेसिडेंशियलशिप, एंड देन वी हैव स्टडीड अबाउट द लास्ट टॉपिक व्हिच इज डेप्रिसिएशन, जिसमें हमने पढ़ा कि डेप्रिसिएशन के और क्या क्या नाम है। हमने पढ़ा कि डेप्रिसिएशन जो हमारा होता है उसके कारण क्या है, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है। तो ये सभी चीजें हमने क्लियर कर ली। अब नेक्स्ट टॉपिक में थोड़ी सी थ्योरी और पढ़नी है, और उसी के बाद मतलब मात्र 2 से 3 दिन और नेशनल इनकम
कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई भी डाउट तुरंत नीचे कमेंट, ध्यान रखना। दूसरी चीज, टेलीग्राम का चैनल का हमने लिंक डाल रखा है नीचे, वहां ज्वाइन करो। नोट्स, असाइनमेंट, टेस्ट सब कुछ आपको वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, किसी भी चीज का कोई भी चार्ज नहीं है। तीसरी चीज, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह हमारा ज्ञानी एडू हब के नाम से ही है, तो आप हर जगह जाके अपना शेयर करें, हर जगह की वीडियोस वगैरह, और हर जगह ज्वाइन हो जाए, ताकि आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई प्रॉब्लम ना हो, आपके सभी क्वेरीज इजीली और जल्दी सॉल्व हो जाए। थैंक यू।